मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने बिजनेस सेट का 4th चैप्टर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करने जा रहे हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या फिर स्टैटिस्टिकल एवरेज। ये हमारा 4th चैप्टर है। अब इसमें वर्ड यूज़ हुआ है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आप जानते हो, सेंटर क्या होता है। जैसे अगर हमने ये सर्कल बनाया है तो इसका सेंटर पॉइंट क्या है, ये वाला इसका सेंटर पॉइंट होगा, जहाँ से जो सभी अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें वो इक्वल डिस्टेंस पे अगर लाई कर रहा है तो फिर वो क्या है, सेंटर का पॉइंट है। तो इसी तरीके से अगर हमें कोई सीरीज़ दी जाती है, जैसे हमें ये सीरीज़ दे रखी है 5, 8, 10, 12 एंड 14, अगर हमें ये कहा जाए कि इसका सेंटर पॉइंट आप पता करो, तो ऑब्जर्वेशन मात्र से हमें पता चल जाता है कि इसका सेंटर पॉइंट 10 है। ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल गया। अगर हमें ये कहा जाए कि एक 1 फीट की लाइन है, इसमें आप सेंटर पॉइंट ज्ञात करो, तो 6 इंच पे हमारा जो सेंटर पॉइंट होगा। तो जब हम किसी भी सीरीज़ में जो ऑल हमारे पास डेटा है उसमें एक ऐसी वैल्यू ज्ञात करते हैं जो पूरी सीरीज़ को या पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो सेंट्रल वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो वो हमारी क्या है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। वो उसी के इर्द गिर्द बाकी वैल्यूज़ हमारी फैली होती हैं। अब ये देखो, हमने जो 10 वैल्यू निकाली है इसी के आसपास फैली है, बाकी की सारी की हमारी यहाँ पर अगर हम 6 लेंगे तो फिर ये वैल्यू सही आएगी हमारी। तो बाकी जो वैल्यू हमारी इसी के आसपास फैली हुई है, ये मिड में लाई करती है, तो इसीलिए सेंट्रल टेंडेंसी से बोला जाता है, क्योंकि ये सीरीज़ के या डेटा के सभी डेटा के बीच में ही कहीं एक वैल्यू होती है जो हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसीलिए इसको सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या स्टैटिस्टिकल एवरेज। अब एवरेज की हम डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। एन एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू, एन एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ डेटा, within the range of data which is used to represent all data in a series। क्या है, an average is a single value within the range of data which is used to represent all the data in a series। क्या है, सांख्यिकीय माध्य या एक एवरेज क्या है, एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी सिंगल वैल्यू है जो डेटा की रेंज में ही कहीं पाई जाती है और वो पूरे के पूरे सीरीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारी क्या है, स्टैटिस्टिकल एवरेज के रूप में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। कुछ एक डेफिनेशन आपको और भी दी गई हैं, वो आप स्टडी कर लेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे चलते हैं, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। स्टैटिस्टिकल एवरेज का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम स्टैटिस्टिकल एवरेज क्यों फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ हम जनरल बातें कर लेते हैं। आपके मार्क्स आते हैं, 6 सब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हो बीकॉम में, आप 6 सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स आते हैं। क्या आपसे कोई ये पूछता है कि आपके मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में कितने आए, या आप कितनी बार ये बताते हैं कि मेरे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए और इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए। इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स आप कितने % को बताते हो या कितनी बार आप बताते हो। जनरली आप क्या बताते हो कि आपके कितने % बने, % ऑफ मार्क आप बताते हो, और वो भी एक एवरेज फॉर्म में बता रहे हो आप इंडिविजुअली तो बहुत ही कम
बहुत ही रेयर, जब आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, तभी आप बताते हो कि मेरे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए। अदरवाइज़ आप बात किसकी करते हो? एवरेज की बात करते हो। जब भी हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो हम बात कर रहे हैं एवरेज की, न कि हम हर एक पर्सन की बात कर रहे हैं। हम ये थोड़ी ना बताएंगे कि इंडिया में 150 करोड़ के लगभग आबादी है, तो उसमें पहले पर्सन की इनकम 1 लाख पर एनम है, दूसरे की 60,000 पर एनम है, तो क्या हम पूरे के पूरे 150 करोड़ आबादी की इनकम ऐसे बताएंगे? हम उनको रिप्रेजेंट करने वाली केवल एक ही वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू बताएंगे कि पर कैपिटा इनकम इंडिया में क्या है, 57,000 पर एनम। ये मैंने बस वैसे ही जस्ट फिगर ली है, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि इंडिया में जो इनकम है पर कैपिटा इनकम वो 57,000 पर एनम है। प्रति व्यक्ति आय एक साल के लिए इंडिया में क्या है, 57,000 रुपये पर ईयर की है। तो अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर एक व्यक्ति की इनकम 57,000 हो, कुछ एक की 60,000 हो सकती है, कुछ एक की 1 लाख भी हो सकती है और कुछ एक की 30,000 भी हो सकती है। वो तो क्या है, एक रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू है जो कहीं इसी सीरीज़ में लाया करती है और पूरे के पूरे ग्रुप को 150 करोड़ की आबादी की इनकम को ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमारा एवरेज है जो पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करता है और सीरीज़ के ही अंदर कहीं ये वैल्यू हमारी लाया कर रही होती है। और पूरे सीरीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक सिंगल वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल एवरेज या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसके ऑब्जेक्टिव हम स्टडी करने जा रहे थे, तो पहला ऑब्जेक्टिव यहीं से आपको पता चल गया होगा कि पहला ऑब्जेक्टिव क्या है। टू प्रेजेंट डेटा इन ए सिंगल वैल्यू, डेटा को एक सिंगल वैल्यू के द्वारा प्रेजेंट कर देते हैं, स्टैटिस्टिकल एवरेज। अब 150 करोड़ लोगों की जो पर ईयर की इनकम थी उसको एक सिंगल वैल्यू के द्वारा हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है उसका। दूसरा ऑब्जेक्टिव, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, कंपैरिजन पॉसिबल बनाता है, इजी बनाता है। अब अगर एक एग्जांपल हम और ले लें कि एक स्टूडेंट्स है और बी भी एक स्टूडेंट्स है। अब इनके मार्क्स ये बताते हैं हर एक सब्जेक्ट में इनके मार्क्स कैसे हैं। जैसे अकाउंट्स में 70 है, बिजनेस लॉ में 80 है, कंपनी लॉ में 50 है और स्टैट में 90 है। और स्टैट में थोड़े ज़्यादा लिए क्योंकि स्टैट में हाईएस्ट स्कोर करना आपको। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और रह गए आपके, एडवर्टाइजिंग में 60 है और इसके अलावा एक और रह गया रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग में आपके 55 है। ए तो ये बताती है अपने मार्क्स, बी ये बताती है कि 60, 65, 80, 90, 45, 35। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कैसे करोगे? क्या आप एक एक सब्जेक्ट को लेकर के कंपेयर करोगे? अगर ये बताते, वैसे एवरेज हमने निकाला नहीं है, मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ, निकालने पे हो सकता है वैल्यू हमारी कुछ और आए इन दोनों की। तो मैं इनका एवरेज अगर निकालूँ तो मैं मान रहा हूँ कि इनका एवरेज आता है, इसका एवरेज आता है अप्रोक्सीमेटली आता है, मान लेते हैं हम 75 और ये आता है अप्रोक्सीमेटली 65 इनका एवरेज। तो जब एवरेज हमारे पास है तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे कंपैरिजन देखो कितना मुश्किल है हमारे लिए और यहाँ पे कंपैरिजन देखो हम कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली कि ए पढ़ने में अच्छी है और बी उसके कंपैरिजन में थोड़ी वीक है, या ए के मार्क्स अच्छे हैं। तो कंपैरिजन को फैसिलिटेट करता है कि नहीं करता? अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा सीज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस।
ये सबसे जो बेस्ड प्रोवाइड करवाता है बाकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। जैसे अगर आप मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस या फिर वेरिएशन या कोरिलेशन अगर आप फाइंड आउट करते हो तो उनके लिए बेस प्रोवाइड करवा रहा है। मीन पे बेस ही आप अदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो, अदर स्टैटिस्टिकल टूल्स आप यूज़ करते हो जो कि बेसिकली आपके बेस होते हैं किस पे, मीन्स पे या एवरेज के ऊपर। इसके अलावा यूजफुल फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए यूज़फुल है। जब भी आप पॉलिसीज़ बनाते हो तो आप एवरेज बेसिस बनाते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके 65%, यहाँ पे 75%, ये एवरेज आपका निकल के आया। तो अब अगर बी अपनी पॉलिसी बनाएगी कि मुझे अच्छा स्कोर करना है तो इसी बेस पे डिसीजन लेगी कि हाँ मेरे मार्क्स 65% बने, मुझे 95% चाहिए। तो अब जो आगे की पॉलिसीज़ की बनेगी स्टडी करने की वो इसी बेस पे बनेगी और फिर उसके बाद में वो डिसाइड करेगी कि किस किस सब्जेक्ट पे उसे फोकस करने की रिक्वायरमेंट है, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं कि दो कंपनियां ए और बी, उनका एवरेज प्रॉफिट ए का है 50,000 और बी का है 30,000। अब बी पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी कि उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो, एवरेज प्रॉफिट उसका इंक्रीज हो, उसके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेगी। तो बेस उसके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए क्या है, एवरेज। तो ये थे कुछ एक ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिकल एवरेज के लिए या पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। अब हम बात कर लेते हैं एक अच्छे एवरेज में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या क्या क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे एवरेज में। एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड एवरेज, या हम डायरेक्टली बोल दें एसेंशियल ऑफ गुड एवरेज। एक अच्छे एवरेज की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेल डिफाइंड, अच्छे से परिभाषित होना चाहिए। जो एवरेज आप कैलकुलेट करें वो अच्छे से परिभाषित होना चाहिए। उसमें बायसनेस के लिए कोई भी जगह नहीं रहनी चाहिए, बायसनेस पॉसिबल ही ना हो। ऐसा एवरेज आप यूज़ करो जिसमें पर्सनल बायसेस या पर्सनल जजमेंट के लिए कोई भी जगह न हो। तो ऐसा एवरेज आपने यूज़ करना है और वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल मीन्स इसी में वेल डिफाइंड एंड स्टेबल आप यूज़ करो। स्टेबल मीन्स वो जो आपकी एक्सट्रीम वैल्यू है उनसे अफेक्टेड ना हो। एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी होती है, जैसे अगर हम सीरीज़ ले रहे हैं, जो सीरीज़ हमने एग्जाम्पल के रूप में ली थी, अब अगर इसमें एक वैल्यू हमारी इसके बाद ये आ जाती है कि 85, तो यहाँ पर देखो ये जो वैल्यूज़ हैं वो लगभग सेम डिफरेंस पे है और इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमारी बहुत ज़्यादा गैप वाली आइटम इंक्लूड होती है सीरीज़ में, जिनका बाकी इंडिविजुअल जो वेरिएबल्स की वैल्यू है उनसे बहुत ज़्यादा गैप हो, तो उसको हम एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। तो हमारा जो एवरेज है वो ऐसा होना चाहिए जो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड ना हो। उसके बाद नेक्स्ट, इजी टू कैलकुलेट। कैलकुलेट करना इजी होना चाहिए। ये नहीं है कि उसके लिए आपने एक बिल्कुल टफ सा फॉर्मूला बनाया है और उसकी कैलकुलेशन एक सिंपल पर्सन कर ही नहीं सकता, तो फिर वो एवरेज यूजलेस है। अब देखो एवरेज क्या करते हैं, जो सिंपल अर्थमेटिक एवरेज जो यूज़ किया जाता है जनरली, वो एक इलिटरेट पर्सन भी कैलकुलेट कर लेता है।
तो वो कितना इजी है। नेक्स्ट इसकी आवश्यकता है इजी टू अंडरस्टैंड। एवरेज आपका ऐसा होना चाहिए जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, जिससे हमें पता चल जाए कि ये क्या वैल्यू आपको प्रोवाइड करवा रहा है। इट मीन्स जो एवरेज आप यूज़ कर रहे हो वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी वैल्यू वो रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी है कैपेबल टू एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए कैपेबल होना चाहिए। इट मीन्स जो एवरेज आप यूज़ कर रहे हो उसकी कैलकुलेशन के लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। वो फॉर्मूला इट मीन्स एल्जेब्रिक, वो एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स आपने स्टडी किया होगा, एल्जेब्रिक कैलकुलेशन उसकी की जा सके, ऐसा हमारा एवरेज होना चाहिए। नेक्स्ट है उसकी एसेंशियल बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ ए सीरीज। एक सीरीज़ की सभी आइटम्स पे बेस होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ एक वैल्यू पे बेस है, सभी आइटम पे बेस होना चाहिए जो भी एवरेज आप यूज कर रहे हो। और उसके बाद ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं एक्सट्रीम वैल्यू वाला, कि जो आपका